इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट मिनिमाइज, अगेन दो चीजें मैंने आपको, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें देख, दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट एंड ऑर्डरिंग कास्ट। अब जरा एक बात को समझना है, बात ये ना क्वेश्चन अगेन ये है कि जब हम री ऑर्डर लेवल के ऊपर हमने इनिशिएट करना होता है इन्वेंट्री का ऑर्डर, तो क्वेश्चन ये है कि जो हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं अपने सप्लायर को, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी लिखें, उसके अंदर हमें 500 यूनिट्स मंगवा लें, या हम ऐसा करें कि 10 ट्रक भर के मंगवा लें, या हम ऐसा करें कि सिर्फ 5 किलो मंगवा लें। एक बड़े क्वेश्चन है। उसके लिए हमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है, उसमें सबसे पहली चीज ये कि होल्डिंग कास्ट। अब क्वेश्चन ये है कि आप 10 ट्रक अगर माल मंगवा लेते हैं, तो उसको जब आप कहीं कहीं रखेंगे तो स्टोरेज भी आपको, उसके लिए स्टोर भी लेने पड़ेंगे, स्टोर के लिए आपको चौकीदार भी लेना पड़ेगा, और विद अंदर स्टोर के अंदर भी आपको सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे जो उस इन्वेंट्री को देख सकें, प्रॉपरली स्टोर कर सकें, और फिर जब आपको फैक्ट्री में चाहिए हो तो प्रॉपरली आपको कर सके। नंबर 1 पॉइंट, हमें होल्डिंग कास्ट देखने हैं। हम इतना ह्यूज अमाउंट में इन्वेंट्री नहीं मंगवाते जिसपे हमारे पास होल्डिंग कास्ट बहुत ज्यादा इनकम होना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर दूसरा क्या चीज देखेंगे, दूसरा ये है कि अगर लेट सपोज हम थोड़ा थोड़ा मंगवाते हैं, हम 10-10 यूनिट मंगवाना शुरू कर दें, तो यार फिर आप एक और चीज को देखो, आपकी ऑर्डरिंग कास्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखो, एक ऑर्डर को प्लेस करने में डेफिनेटली आपके क्लर्क भी बैठा हुआ है, वो डिस्पैच करता है, वो कुछ डॉक्यूमेंट के थ्रू करता है, जो भी चीजें होती हैं, तो उसको ऑर्डरिंग कास्ट उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब लेट सपोज हमने 1000 यूनिट्स एक दफा मंगवा लें, तो उसको संभालना हमारे लिए मसला है। अगर 10-10 यूनिट्स का हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो जी हर ऑर्डर पे हमें चूंकि कास्ट इनकर हो रही है, तो 10-10 ऑर्डर हम 1000 ऑर्डर करेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा, या 10,000 ऑर्डर हम करेंगे लाख के लिए, तो उसमें तो हमें काफी सारे आ जाएंगे। फिर क्या है, इन दो चीजों को हमने मिनिमम करना है, जहाँ पे होल्डिंग कास्ट की आपकी मिनिमम हो और ऑर्डरिंग कास्ट मिनिमम हो, वो ऐसा लेवल होता है जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिक प्रोडक्शन स्केजुलिंग मॉडल। इंपॉर्टेंट, economic order quantity refer to that quantity order in a single purchase। एक बात, आप एक ऑर्डर में आपने कितनी, so that accumulated cost of ordering and carrying cost are at a minimum level। आपने बेटा एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसका बेनिफिट ये हो कि हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, उस ऑर्डर के अंदर हम उतनी क्वांटिटी लिखेंगे, और वो जो क्वांटिटी हम मंगवाएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला से पहले डिराइव करेंगे, वो बेसिकली आपको इसमें बेनिफिट देगी कि आपकी ऑर्डरिंग कास्ट भी बहुत मिनिमम होगी और आपकी होल्डिंग कास्ट भी मिनिमम हो। ये एक छोटा सा, इसको एक टेबल को जरा देखें, इसको इस ग्राफ को जरा देखें। ग्राफ में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। एक्स एक्सेस पे अगर गौर करें तो आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, और वाई एक्सेस के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास कास्ट अवेलेबल है। ये सबसे पहले जो हमारे पास कर्व शुरू हो रहा है, इसको जरा देखें। ये डिफरेंट वैल्यूज के साथ कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ। ये आ जाए तो ये दिस इज का, ये होल्डिंग कास्ट का कर्व है, ये वाला, ये वाला। और ये वाला जो दूसरा कर्व है, ये आपके पास ऑर्डरिंग कास्ट का कर्व है। अब देखें, जहां पे ये पॉइंट है जिसपे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपकी ऑर्डरिंग कास्ट भी और होल्डिंग कास्ट के दो जो आपके कर्व हैं, वो जहां पे मिलते हैं, उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए अगर इस पॉइंट को देखें कि इस पे दोनों मिनिमम है, इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको देखें, आपकी जो होल्डिंग कास्ट है इसके बाद वो बढ़ रही है, और दूसरी को देखें इसके बाद ये भी आपके पास ऑर्डरिंग कास्ट इस पॉइंट के बाद बढ़ रही है। लेकिन एक एक ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों का एक ऑप्टिमम लेवल है, उसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ इसके अंदर दो छोटी छोटी बातें हैं, उनको जरा समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप पुटिंग द वैल्यूज करेंगे, इसके लिए भी जैसे डिफरेंट लेवल्स के लिए आपको वैल्यूज या आपको ऑलरेडी उसकी चीजें अवेलेबल थी, सारा कुछ डेटा आपको अवेलेबल था। आपने सिर्फ एक फार्मूला अपने माइंड में रखना है और पुटिंग द वैल्यूज करना है, और प्रॉपर्ली उसको पर यूनिट या पर वीक जो भी आपके पास डिसीजन है उसकी बेस पे आपने उसको लिखना है। तो इसमें जरा गौर से देखें। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, स्पेशली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अगर आप डिफरेंट बुक्स देखें तो उसमें डिफरेंट नोटेशन यूज की गई हैं, ठीक है। तो जो भी उसने नोटेशन यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को आर यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसको एस से उसने डिनोट किया हो, या
वाई से कुछ लोग डिनोट करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो एंड रिजल्ट है वो दोनों का एक जैसा ही है। अब सबसे पहले इसको समझना है, टू फार्मूले वाला, याद रखें ये टू हमेशा यूज किया जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आर यू स्टैंड फॉर द एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट आर यू। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझना है, आर यू से मुराद ये कि आपको जो इन्वेंट्री चाहिए होती है वो साल में आपको कितनी उसकी जरूरत है। समटाइम मैंने क्वेश्चंस के अंदर देखा है कि आपको इन्वेंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मंथली दी होती है या इवन डेली दी होती है, आप उसी डेली वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देते, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है तो फिर तो ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर दें उसकी जितनी भी वैल्यू है। लेकिन अगर आपको सपोज करते हैं 1000 दिया हुआ है लेकिन साथ लिखे हुए पर मंथ, तो फिर आपने 1000 पुट नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई बाय 12 करके इसने पर मंथ दिए हुए, लेकिन आपके फार्मूला में जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हमें इससे उसको मल्टीप्लाई बाय 12 या इन अदर वर्ड जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसको आपने ईयरली यहाँ पे रिपोर्ट करने। क्वेश्चन में जो भी दी हुई, अगर ईयरली दी हुई तो ओके, अगर नहीं दी हुई तो उसको कन्वर्ट है। उसके बाद दूसरी चीज आपको गिवन होगी वो ऑर्डरिंग कास्ट आपके पास गिवन होगी। नॉर्मली आप देखेंगे कि ऑर्डरिंग कास्ट बड़ी सिंपल इन रुपीज आपको जी, ऑर्डरिंग प्लेसिंग कास्ट इज $2, $5, $10 वगैरह वगैरह वो आपको दी जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जरा डिनोमिनेटर की बात को थोड़ा समझना है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आर यू को जरा गौर से देखना है, यहाँ पे अपनी कंजम्पशन जो है, नॉट ए कंजम्पशन, इनफैक्ट रिक्वायरमेंट वो आपकी एनुअल होनी चाहिए। इसके बाद अगर गौर से देखें तो ये मैंने लिखा यूज सी स्टैंड फॉर द यूनिट कास्ट और मल्टीप्लाई बाय सी सी ए स्टैंड फॉर द कैरिंग कास्ट परसेंटेज। इस पॉइंट को बड़ा गौर से सुनना है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जो कैरिंग कास्ट है, चूंकि मैंने आपको बताया ये बेसिकली हम मिनिमम लेवल लेके आते हैं ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट का हमने कैलकुलेट करना होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास कैरिंग कास्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में होगा, दोनों तरह से आता है। मैंने जैसे बताया कि ऑर्डरिंग कास्ट तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में ही होगा, परसेंटेज में कभी नहीं दिया जाएगा ऑर्डरिंग कास्ट। मैंने किसी बुक के अंदर ऑर्डरिंग कास्ट वो परसेंटेज में नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत सी बुक्स के अंदर कैरिंग कास्ट को दोनों तरह से देखा है। कैरिंग कास्ट आपके पास परसेंटेज में गिवन होगी और एब्सोल्यूट नंबर में भी गिवन होगी। पहला पहली पहला पहला केस देखते हैं। अगर आपके पास, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास कैरिंग कास्ट जिसको हमने सीसी बोला है, ये आपको आपके पास अगर वैल्यू में हो से $20 ₹20, तो फिर मसला ही खत्म हो गया। फिर आपने यूसी का भी जरूरत नहीं है और ये परसेंटेज की भी जरूरत नहीं होती, उठा के डिनोमिनेटर में 25 लिखते हैं, बस बात खत्म होगी। लेकिन ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है कि अगर आपके पास सीसी परसेंटेज में दी जाए तो फिर क्या करेंगे। लेट्स सपोज उसने दिया हुआ कि कैरिंग कास्ट इज 25%, तो क्वेश्चन ये है कि 25% ऑफ व्हाट, मतलब हमने अगर उस 25% को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आंसर इज इन यूनिट कास्ट। दैट्स व्हाई यहाँ पे यूनिट कास्ट लिखा हुआ है। अगर आपके पास, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास सीसी विच इज अ कैरिंग कास्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में दियो, परसेंटेज में ना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू में $100, $200, ₹100, ₹50, तो आपने डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ उसी की वैल्यू लिखनी है। फिर आपने अगर आप फार्मूला लिखना भी चाहें फिर यू सी सी परसेंटेज ना लिखें, सिर्फ इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख लें सी सी, ऊपर वाला ठीक है, नोमिनेटर वाली वैल्यूज हुई होगी लेकिन डिनोमिनेटर की होगी। लेकिन दूसरे केस के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों केसेस आपके सामने रखूंगा, अगर आपके पास सीसी परसेंटेज के अंदर है तो फिर इस तरह से पूरा फार्मूला बना रहे हैं। अब जैसे सीसी परसेंटेज हम यहाँ पे अगर 25% है तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। और मैंने आपको ये बताया कि याद रखोगे कभी भी किसी चीज की परसेंटेज हो तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, आप उसको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, एक चीज अगर 10% है तो 10% ऑफ व्हाट है, 10% ऑफ 10 है, 10% ऑफ 100 है या 10% ऑफ 1000 है, ये देखना भी हमें पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यूनिट कास्ट आपके पास अवेलेबल होगी, जितनी भी यूनिट कास्ट अवेलेबल हो, 4 हो, 5 हो, 9 हो या 195 हो, उसके साथ आप परसेंटेज कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर इस बात को मैं अगर रैप अप करूँ तो मैं कह सकता हूँ अगर सीसी आपको एब्सोल्यूट में दी हुई है तो एब्सोल्यूट में लिख लें, अगर परसेंटेज में दी हुई है तो उसको यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट कन्वर्ट करके लिखते हैं। क्वेश्चन है जी, a demand for the child cycle at the Best Buy is 500
यूनिट्स पर मंथ देख लो, इसने पर मंथ में हमें दिया है, हमारा काम पर मंथ में नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, डिमांड है, उसको ज़रूरत है, तो उसकी इसको हम 500 नहीं लिखेंगे, इसको 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 6000 की वैल्यू लिखेंगे। एक पॉइंट याद रखें, बेस्ट 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 बाय इंक्रीज अ फिक्स ऑर्डर कास्ट, ओसीए ऑर्डर कास्ट के अंदर ऑर्डर कास्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिसीविंग, सारा कुछ मिला के ₹4000 ईच टाइम। ओके, ये उसने दिया हुआ एक का, ठीक है। और ओसी मैंने आपको जैसे बताया था, ऑर्डरिंग कास्ट जो है वो आपके पास हमेशा हमेशा एब्सोल्यूट नंबर के अंदर आएगी, जैसे यहाँ पे आ गई है, तो देख लें इसको हमने मैं साथ साथ फार्मूला को भी देख रहा हूँ। देखो ये सबसे पहले हमारे पास टू जो है, टू फार्मूले वाला हमने पुट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आर जो था, एनुअल रिक्वायरमेंट था 500 उसने दिया, लेकिन पर मंथ के हिसाब से दिया था। हम 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 6000 आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आइटम होता है नॉमिनेटर के अंदर, वो हमारे पास ओसी होती है, ओसी स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 4000 से, यहाँ तक बात खत्म। फिर क्या कह रहे हैं, ई साइकिल कास्ट इज 500, ये बेसिकली यूनिट कास्ट बता रहे हैं कि क्योंकि साइकिल का बिजनेस है, तो एक यूनिट की जो हमारे पास एक यूनिट है उसकी कास्ट 500 है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, द रिटेलर हैज अ होल्डिंग कास्ट। जो होल्डिंग कास्ट, ये दो टर्म यूज होंगी, होल्डिंग कास्ट, या मैं इसके साथ स्पेस करके याद लिखता हूँ कैरिंग कास्ट। एक बात है, होल्डिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट एक चीज के दो नाम है, जिसको हमने सीसी बोला था। वो कह रहे हैं दैट इज अ 20%। देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, अगर एब्सोल्यूट नंबर होता हमारी लिसान उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एब्सोल्यूट नंबर के लिए हमने क्या किया, वो फार्मूले में हमने पूरा इसीलिए लिखा था, यूसी मल्टीप्लाई बाय सीसी परसेंटेज। अगर सीसी परसेंटेज में गिवन है तो यूसी के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे यूसी हमारे पास आ गया 500 यूनिट, जो यूनिट कास्ट है, और इसने हमें बता दी दैट से 20%। तो देख लें 500 के साथ 20% कैलकुलेट किया, उसके बाद इसको जो भी प्लस माइनस जो भी इसका रूट को हमने चेक किया, तो इससे हमारे पास 693 आंसर जनरेट होगा। और आखिर में इसके साथ सिर्फ 693 लिखना क्वेश्चन मीन जीरो होता है, अच्छा याद रखिएगा। व्हाट इज, क्या मतलब है 693, क्या चीज है, 693 रुपीज हैं, 693 डॉलर्स हैं, 693 डेज हैं, 693 वीक्स हैं, नहीं। यहाँ पे हमें कंफर्म है कि अच्छा यस दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब है जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो चूंकि 693 के साथ आपने यूनिट्स मेंशन कर दिया, तो 693 यूनिट्स हम उसको ऑर्डर करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिट। अब इसी 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 क्वेश्चन को थोड़ा सा जरा डिफरेंट देखते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, डेटा को जरा चेंज करके। एबीसी लिमिटेड यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लॉजिक टू डिटरमिन द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर इट्स वेरियस कंपोनेंट। ओके जी, एंड इट्स प्लानिंग इट्स ऑर्डर। ओके, ठीक होगी बात, यहाँ पे हमारा डेटा स्टार्ट होता है। ये कहते हैं एनुअल कंजम्पशन 80,000। ओके जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने एनुअल हमें ऑलरेडी बना के दे दी, हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, कास्ट ऑफ प्लेस वन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कास्ट कितनी है 1200। ठीक हो गया जी, ये भी हमारे पास आ गए। कास्ट पर यूनिट हमारे पास अब 50 आ गया। और फिर कैरिंग कास्ट जो हमारे पास आ गए दैट इज 6%। इसका मतलब ये है कि हमने देखो यहाँ पे लिखा टू फार्मूले वाला लिखा, 80,000 ऑलरेडी 80,000 हमने लिख लिया, 1200 ऑलरेडी 1200 लिख लिया, यूनिट कास्ट हमारे पास 50 है, और उसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है वो 6% है, तो 6% से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो जो हमारे पास यहाँ पे 8000 यूनिट्स हमारे पास आ गया कि जी आपने जब भी ऑर्डर प्लेस करना है वो 8000 यूनिट्स का करना है। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा एक दो चीजें इसमें और हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें थोड़ा सा इनकी जरूरत होगी। अब जरा सुनो, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यार नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आपको कितने करने पड़ेंगे, तो जरा 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 नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप इसको सोच सकते हैं। देखो कैसे है, देखो साल में क्या करना है, साल में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, 80,000 यूनिट। पूरे साल में आपको 80,000 यूनिट चाहिए। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आपने कितने ऑर्डर करने हैं। एक, अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे एक ऑर्डर में हमने कितने मंगवाने हैं। एक ऑर्डर में अगर आपने 8000 मंगवाने हैं, तो सिंपल सा है, 80,000 हमें टोटल चाहिए, एक ऑर्डर में हम 8000 मंगवाएंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर जो हम प्लेस करेंगे वो 10 प्लेस करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आ जाता है कि एनुअल रिक्वायरमेंट जो भी आपके पास है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आपने कैलकुलेट करना है, जो करना होता है हमें, उसके लिए आपका फॉर्मूला है ये सिंपल कि एनुअल रिक्वायरमेंट, जितनी भी एनुअल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 80,000। ऑब्वियस भी है कि जी जितनी चीजें हमें
इकट्ठी करेंगे, जितने जितने हम थोड़े थोड़े बैचेस में जो मंगवा रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने बैचेस मंगवा। यहाँ पे इसका देख लें 80,000 डिवाइड बाय 8,000 किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ पे ऑर्डरिंग कास्ट की मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑर्डरिंग कास्ट बड़ा सिंपल है। आप सिर्फ ये देख लें कि भाई आपकी एक ऑर्डर कास्ट पे जब एक ऑर्डर आप करते हैं तो कितनी आपको कास्ट इनकर होती है, हमें ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। ऑर्डरिंग कास्ट आपके पास है 1200। अब मैं टोटल ऑर्डरिंग कास्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि जी पूरे साल में हमने ऑर्डर जो प्लेस किए उस पर ऑर्डरिंग कास्ट हमारे पास कितनी पड़ी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें दो चीजें चाहिए। हमें ये चाहिए पहली बात कि हमने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, और दूसरी चीज हमें ये चाहिए कि एक ऑर्डर के ऊपर हमारी कितनी कास्ट इनकर हुई है। सपोज इस केस के अंदर हमने जो चूंकि कैलकुलेट कर दिए 10 ऑर्डर हमने प्लेस किए हैं और भाई एक ऑर्डर पे हमें 1200 लगा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12,000। सिंपल ये आ जाएगा। यहाँ तक ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को छोड़ के नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर का या ऑर्डरिंग कास्ट तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन थोड़ा सा जरा कैरिंग कास्ट को थोड़ा सा इसका फार्मूले के अंदर एक चीज है जिसको उतना ज़्यादा हम बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फार्मूले की बेस पे है। जैसे हमने ऊपर इन फार्मूले को भी सिंपल एक फार्मूला ही लिखा है, उसके अंदर लॉजिक क्या है इतनी खास लॉजिक मुझे समझ नहीं आई इसकी, लेकिन एटलीस्ट एज फार्मूला इसमें देखें कैरिंग कास्ट। अब आप कैरिंग कास्ट को गौर से देखें, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले को माइंड में रखना है। कैरिंग कास्ट जो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। अच्छा, अगर आपको गिवन नहीं भी आपने उसको कैलकुलेट करना है, देखें यहाँ पे कैरिंग कास्ट आपको 6% दी गई हो। अब ये बात माइंड में डाल दो कि जी अगर कैरिंग कास्ट आपको परसेंटेज में गिवन है तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ वहाँ पे ढूंढेंगे यूनिट कास्ट। तो यूनिट कास्ट हमें मिलेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपल ये है कि इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, कैरिंग कास्ट का बनेगा कैरिंग कास्ट। अब यहाँ पे अगर हमने कैरिंग कास्ट कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि कैरिंग कास्ट की परसेंटेज कितनी है 6%। और 6% किसके साथ, 6% जो यूनिट कास्ट है उसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 8,000 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अ फार्मूला। बाकी मैंने जैसे आपको बता दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल, इसका कोई खास फार्मूला नहीं है, ऑब्वियस है। और ऑर्डरिंग कास्ट भी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन कैरिंग कास्ट के अंदर थोड़ा सा फार्मूला है। हालांकि यहाँ पे कैरिंग कास्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरह से भी बनाया जा सकता है जो ऑब्वियस होगा, लेकिन उससे क्योंकि वैल्यू बराबर नहीं आती रहता उसमें हम नहीं कर सकते। इसमें देख लें भी सिंपल सा है कि आपने 50 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर दिया है, इसको कर दिया, इससे भी हमारे पास 12,000 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ केसेस को छोड़ के ज्यादातर केसेस, बल्कि ज्यादा तो नहीं 100% कहना चाहिए, लेकिन मैं उस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। अब जरा देखें यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कास्ट भी देखें, ये भी इसका नंबर भी 12,000 रुपीज है और कैरिंग कास्ट का भी 12,000 रुपीज है। अब क्वेश्चन है इसकी लॉजिक क्या है। इसकी बड़ी सिंपल ऑब्वियस लॉजिक है ना कि ये जो ऊपर हमने एक छोटा सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एक हमने जो ग्राफ शो किया था, इसमें जरा गौर करें। इस पॉइंट को हमने कहा था कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इसमें मिनिमम आपका ऑर्डर लेवल भी और बल्कि मिनिमम नहीं ऑप्टिमम लेवल अगर कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। ऑप्टिमम लेवल आपका है जो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, होल्डिंग कास्ट भी है और ऑर्डरिंग कास्ट भी है। और अगर इसमें देखें तो ये आपके पास इस साइड वाई एक्सिस के ऊपर चूंकि कास्ट शो हो रही है, तो लिहाजा ये चूंकि एक ही पॉइंट है ना, एक पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लिहाजा इसके पीछे अगर वैल्यू देखी जाएगी तो वो भी सेम ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट होगा जिसपे दोनों वैल्यूज दोनों की इन अमाउंट वैल्यू बराबर होगी। लेकिन चले इसमें कोई इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल जो याद रखने वाली बात माइंड में ये है वो ये कि कैरिंग कास्ट इज इक्वल टू कैरिंग कास्ट मल्टीप्लाई बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। और कैरिंग कास्ट अगर आपको वैल्यू में नहीं दी हुई परसेंटेज में तो यूनिट के साथ कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू में कैलकुलेट कर दें। अब टोटल कास्ट आपको पता है, टोटल कास्ट दो ही कास्ट हैं, एक कैरिंग कास्ट एक ऑर्डरिंग कास्ट है। हम प्लस कर दें 12,000 इज इक्वल टू 12,000, ये 24,000 आपके पास अदर पीस आ गया। इसी तरह यहाँ तक ही बस ये यहाँ तक बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर हमने चारों इन्वेंट्री लेवल भी हमने नोट कर दिए। उसके बाद हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट नंबर 5, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ये 6, 7, 8 और 9 कॉन्सेप्ट यहाँ के पास। बस इससे ऑनवर्ड 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले क्लास खत्म करूंगा, मेरे इसके बाद क्लास भी है, खाना भी खाना है,
तो इसमें सिर्फ इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में जल्दी जल्दी से ये वाला एक क्वेश्चन देखता हूँ, थर्ड, इसके बाद हम इसी को फिनिश करेंगे। और अच्छा मुझे याद करें एक अनाउंसमेंट भी आपकी करनी थी, वो मैंने आपने कर दी। अच्छा देखिए, मिड वेस्ट कंपनी है जी, इज ट्राइंग टू डिसाइड टू अल्टरनेटिव्स। अब देखें आपके पास दो प्लान है, आपने दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो बेस्ट हो फॉर बिजनेसेस डिमांड। यहाँ पे कह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ अ प्लान टू बी फॉलो, डिमांड फॉर द आइटम इज एक्सपेक्टेड टू 1000 यूनिट्स एनुअली। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास जो आर यू है, जो एनुअल कंजम्पशन है वो हमारे पास कंफर्म होगी, है भी एनुअली दी हुई है, लिहाजा कोई इशू नहीं है। ओके, दोनों में 1000 होगी। आगे क्या है, अंडर द प्लान वन मिड वेस्ट वुड यूज अ टेलीटाइप फॉर ऑर्डरिंग। ओके, ये एक डिफरेंट स्टाइल की यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, ऑर्डर की कास्ट जो होगी 40 पर ऑर्डर। यस, इसमें इसकी ऑर्डरिंग कास्ट जो 40 आएगी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, प्लान नंबर 1 के अंदर। एक चीज थी, अच्छा जी हमारे पास ऑर्डरिंग कास्ट आ गई, लेकिन हमें कुछ और कास्टें भी चाहिए। इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट या कैरिंग कास्ट है 100 यूनिट रुपीज 100 पर यूनिट पर एनम। देख लें, ये देखें, इस पे यहाँ पे अगर हम आए तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कैरिंग कास्ट जो है वो आपके पास परसेंटेज में नहीं है, ये सीधी वैल्यू में दी हुई है। और वैल्यू में दे के जरा और कीजिएगा, इसके अंदर यूनिट कास्ट भी अवेलेबल नहीं है। यूनिट कास्ट इसलिए अवेलेबल नहीं है कि अब यूनिट कास्ट कोई फायदा नहीं है ना। अगर कैरिंग कास्ट आपके पास परसेंटेज के अंदर होती है तो फिर यूनिट कास्ट तो हमारे लिए जरूरी होती, इसेंशियल होती। लेकिन चूंकि उसने ऑलरेडी 100 से कैलकुलेट हमें करके दे दिया, तो सिंपल हम पुट करेंगे, उसकी जो डिनोमिनेटर में 100 पुट कर देंगे। अब हम पहले प्लान में चले गए, 2 फार्मूले वाले लिखा, 1000 लिखा इसका, उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डरिंग कास्ट है वो 40 हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय, हमने लंबी हमने हमारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिंपल उसने एब्सोल्यूट वैल्यू में दे दिए, उठा के हमने लिख लिया, जो हमारे पास 28 बन गया। इसी की बेस पे यहाँ पे अगर देखें तो टोटल इन्वेंट्री कास्ट कैलकुलेट की जा रही है। टोटल इन्वेंट्री कास्ट जो मैंने अभी आपको समझ आ गई होगी, हमने एक लाइन में कैलकुलेट कर दी। टोटल इन्वेंट्री कास्ट इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, पहले ऑर्डरिंग कास्ट कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डरिंग कास्ट से भी पहले अगर आप स्टेप वाइज आना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ ऑर्डर की बेस पे, पर ईयर की बेस पे आप ऑर्डरिंग कास्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर कैरिंग कास्ट कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डरिंग कैरिंग कास्ट को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री कास्ट आपके पास आ जाएगी। अब जरा इसको जरा गौर से देखें, इसमें भी हमने इसी तरह से किया है कि इसकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कास्ट वगैरह को प्लस किया है, तो हमारे पास इससे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। एक का 4 और दूसरी का 400 है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, इससे हमारे पास ये आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। आगे चलें तो दूसरे प्लान को देखते हैं। अंडर प्लान सेकंड, ऑर्डरिंग कास्ट वुड बी 30 पर यूनिट पर ऑर्डर। यहाँ पे देखो ऊपर 40 था, यहाँ पे 30 आ गया, एक फर्क आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1000 और 30 आ गया, और उसके बाद और क्या फर्क है, एंड होल्डिंग कास्ट 20%। यस, जब होल्डिंग कास्ट या कैरिंग कास्ट परसेंटेज में दी गई है तो जरूरी हमारे पास यूनिट कास्ट अवेलेबल होगी, जो 480 है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे आ गया हम 480 मल्टीप्लाई बाय 0.20 इससे 25 आएगा। और फिर इस 25 के बेस पे हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग कास्ट, टोटल इन्वेंट्री कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे इशू नहीं आया, ये देखो, अगर उस लॉजिक पे चला जाए, अगर इस लॉजिक पे आप जाएं कि चूंकि हमारे पास ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट एक पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करता है, तो डेफिनेटली ये दोनों, चूंकि इसकी कास्ट को हम वाई एक्सेस पे शो कर रहे हैं, तो इस साइड पे ऑलरेडी आपका एक ही वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि एक ही साइड पे तो ये होना चाहिए। ये इसके ऊपर वाले इसको चेक कर लीजिएगा, और हमारे पास अगर इनको प्लस करेंगे 1200 आपके पास ऑर्डरिंग कास्ट है, 1200 आपके पास होल्डिंग कास्ट है, तो ये आपके पास 2400 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इनकी सारे की बेस पे अगर डिसाइड करना हो, आपके पास अगर कोई डिसीजन हो, तो आप कह सकते हैं कि जी जो आपका ये 2400, क्योंकि कास्ट की बात है तो ये 2400 रुपीज़ उस पर खर्चा है, और इस पर 2800 और 40 का एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली आपका जो प्लान नंबर बी है वो ज़्यादा बेस्ट है। ये एक क्वेश्चन आखिर में अभी ये इसको क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा।